हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री 131 के जो आपका फर्स्ट ईयर का कोड है। ठीक है, मुझे मेल दिखाई हुई है कि मैं PYQs के सॉल्यूशन लेकर आऊँ। ठीक है, आपके फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के एंड इवन थर्ड ईयर के भी। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का कोड है केमिस्ट्री का। ठीक है, BCSCT 131। ये कोड आपका फर्स्ट ईयर का है और ये आपका केमिस्ट्री का कोड है। जैसे कि आपको पता ही है, जो स्टूडेंट पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनको भी रखते हुए मैं इसीलिए सारी चीज़ें दोबारा बताती हूँ। और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें तो पता ही किस तरीके से पेपर पैटर्न आता है। तो आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये अगर ब्लर है तो इसको कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन आपको अच्छे से दिया हुआ है। ये थोड़ा सा मुझे ब्लर टाइप का ही मिला था। ठीक है, इसका क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपके पास 2 पार्ट दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर आपके 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। ए पार्ट के लिए आपको अलग बुकलेट दी जाएगी, यानी कि आपका पार्ट ए जो होगा ना, उसके लिए आपको एक आंसर शीट अलग से दी जाएगी और सेकंड पार्ट के लिए दूसरी दी जाएगी। ठीक है, तो 2 आंसर बुक आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एच की वैल्यूज़ वगैरह दे रखी है। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, देन उसके बाद हम चलते हैं आपका पार्ट ए में। पार्ट ए में जो है ना आपका, इसमें आपको 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये ध्यान रखना कि आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं। 7 के 7 अटैम्प्ट नहीं करने, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। 1 घंटे में आपको पार्ट ए करना होता है, 1 घंटे में आपको पार्ट बी करना होता है। तो इसीलिए ध्यान से देखना कि आपको नोट में जो लिखा हुआ है, यानी कि 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 7 में से। पर मैं यहाँ पे क्या कराऊंगी, 5 कराऊंगी नहीं, मैं यहाँ पे सारे कराऊंगी, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन करा रही हूँ। राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो अगर ये थोड़ा सा ब्लर है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, आपको थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताना है हाइड्रोजन एटम में यूजिंग बोर्स थ्योरी। तो जैसे कि आपने बोर्स थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जब हम रेडियस निकालते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो आपको रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। राइट, तो हम अभी क्वेश्चन इसका आंसर देखते हैं। बी पार्ट भी देख लेते हैं साथ में। नेम द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको सीरीज बताने हैं स्पेक्ट्रल लाइन की, जो आपको हाइड्रोजन एटम में ऑब्जर्व हुई थी। द लाइन इन विच सीरीज अपेयर इन द विजिबल रीजन, और कौन सी लाइन आपको विजिबल रीजन में शो होती है। तो ये सारे के सारे आपके 5 होते हैं, 5 से 6 तक होते हैं आपके। और आपको सबको याद होना चाहिए कि कौन सा लाइन किस रीजन में होता है। ठीक है, कौन सा लाइन किस रीजन में है, उसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम इसके आंसर पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे हम जा रहे हैं। आ जाओ। ओके, आपको याद रखना है कौन सा लाइन है वो आपको। ठीक है, कौन से रीजन में। तो देखिए आपको बताना है कि रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो आपका पास जो फॉर्मूला होता है ना अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, तो रेडियस जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। ठीक है, अब हम बताएंगे आपका एन स्क्वायर क्या है, R क्या है, रेडियस है ऑर्बिट का, क्योंकि हमें रेडियस निकालना है। एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं यानी कि एन आपका 3 हो गया। फोर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे तो आपका 4 हो गया, एन 4 हो गया। राइट, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो एन 2 हो गया। इस तरीके से आपका एन जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ऑर्बिट का नंबर, कितने ऑर्बिट है। ए नॉट जो है आपका बोर रेडियस होता है। ठीक है, ठीक है, एंड जो आपका ए नॉट है वो बोर्स रेडियस है, उसकी वैल्यू आपको याद करनी है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग में होती है। ठीक है, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो, R इज इक्वल टू एन स्क्वायर 0.529। ठीक है, आप देखो थर्ड ऑर्बिट के लिए एन आपका 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में आपको सिंपल रख देना है। कैसे रखोगे, R इज इक्वल टू एन स्क्वायर 0.529। एन स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 0.529। राइट, ये 9 है लास्ट का। तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर इज 9, इंटू कर दोगे 0.529 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.761 आर्मस्ट्रॉन्ग। दैट इज द फाइनल आंसर। बहुत ईजी है, रेडियस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो नीट वाले हैं, जिन्होंने नीट दिया है, तो उनके लिए बहुत इजी है। इग्नू तो कुछ भी नहीं है नीट वालों के लिए, जिसने +1 +2 अच्छे से पढ़ी उसके लिए भी, और जो ऐसे ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ईजी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, मैं जो करा रही हूँ उसको अच्छे से करना है यार। उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना कि आपने जो कराया वो तो आया ही नहीं पेपर में। तो मैं पेपर तो नहीं लीक कर रही हूँ ना, बस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं हर चीज़ का सोल्यूशन दे रही हूँ। ठीक है, बस मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं।
सकते हैं, मैं यहाँ पे पेपर रिवील नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं। देयरफॉर रेडियस इस तरीके से आएगा। स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज जो आपके हाइड्रोजन एटम में होती है वो काफ़ी है, 4-5 लाइन होती है जो आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में देखने को मिली थी, ठीक है। मैं इसका सीरीज़ नहीं ले पाई क्योंकि जो डिटेल में पढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि कॉलेज की वजह से, ठीक है, और ऊपर से मेरी हेल्थ इशू भी पता नहीं होती रहती है, जब देखो तब क्या क्या होता रहता है, तो इस वजह से अभी मैं टाइफाइड पॉजिटिव, मेरा विडाल टेस्ट हुआ था तो टाइफाइड पॉजिटिव हुई मैं अभी, ठीक है, आज ही रिपोर्ट आई है। फिर भी थोड़ी सी बीमार तो चलते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम है तो मुझे करवाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे मेल करते हो, मैं हर एक का कमेंट का आंसर करती हूँ। इसके अलावा मेल कर दोगे उसका भी आंसर रिप्लाई करती हूँ। तो मैंने रिप्लाई किया था, मेल में भी था कि फर्स्ट ईयर के PYQs के सॉल्यूशन के साथ अपलोड कीजिए, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन आपको केमिस्ट्री 131 का करा रही हूँ, फर्स्ट ईयर का कोड है। जूलॉजी का भी मैंने 133 के करवाए हैं 2 पेपर, 3-4 पेपर मतलब कि मैं करवा रही हूँ आपके, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसको भी कर लो, उसमें भी आपको 2-3 PYQs देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन में कई सारी सीरीज होती है। पहली होती है लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज में जो N1 होता है वो आपका 1 से शुरू होता है क्योंकि ये पहले नंबर पे आती है। N2 जो है वो आपका 2 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी N1 से N2 में जाते हैं हम। जिसने नहीं पढ़ा तो उसको समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल आप याद कर लीजिए कि कौन सा सीरीज है। अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है, UV में आती है लाइमन सीरीज, ठीक है। आप इसको लव से याद कर सकते हो, LUV वाला लव, ठीक है, LUV लव, ठीक है, LUV ये वाला लव, यानी कि लाइमन सीरीज UV रेज। UV क्या होती है आपकी? अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। बालमन सीरीज विजिबल रीजन, ठीक है, यानी BV। इसको याद करना लव से, LUV, इसको याद रखना BV से, यानी बालमर सीरीज आपका विजिबल रीजन। बाकी सारी जितनी बची कुची है ना सब इंफ्रारेड में, ठीक है, बाकी बची कुची इंफ्रारेड में, ओके। यानी पास्चन सीरीज, ब्रैकेट एंड पी फंड तीनों की तीनों इंफ्रारेड में। तो आपका जो क्वेश्चन है ना कि बालमर सीरीज किस में है, तो बालमर सीरीज आपका विजिबल रीजन में। तो ऐसे 1 नंबर में पूछ लेगा आपसे कि कौन सा सीरीज कौन से रीजन में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बेसिकली कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 3D सीरीज़ का है, आपको याद होना चाहिए 3D सीरीज़ का। कॉपर आपका 29 नंबर पे आता है, देखो इसने लिख के भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आती होगी, आपने बचपन में सीखी होगी। रीज़न भी बताना है इस आंसर का कि आपका कॉपर जो है ना उसमें क्या होता है 3D 10 हो जाता है ये कॉपर 29 पे। तो अगर हम 1s 2s 2p 3s 3p इस तरीके से लिखते हैं, आपके 29 को फिल करते हैं साथ साथ में, तो 3D 9 होना चाहिए था, 4s 2 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हाईली स्टेबल होते हैं ये, ठीक है, तो इसमें 3D 10 हो जाता है ये, और ये 4s 1 हो जाता है। तो इस वजह से इसका रीज़न बताना है कि ये फुल्ली फिल्ड क्यों है और ये हाईली स्टेबल क्यों है कॉपर, बल्कि इसका नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर वो 29 है, राइट। चलिए आंसर देख लेते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे, ठीक है, देखो आर्गन 3D 10 4s 1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप 1s 2s से भी लिखना चाहोगे ना, 1s 2s 2p 3s, ठीक है, 3p 4s 3d इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। 3d 4s कर देते हैं बेसिकली। इसको रब करूँ, ठीक है, यहाँ पे ले लो 3d 4s। अब लिखना स्टार्ट करो, 2 इसमें भरेंगे 2 इसमें भरेंगे 4, पी में 6 होते हैं ना टोटल। पी में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6 इसमें भरेंगे। एस ऑर्बिटल्स में 2 भर सकते हो, फिर 6 भरो। फिर 3D में हम 9 भर देते। 3D में आप कितने भर सकते हो? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। फिर आप गिनो, 2 2 4 6 10, ठीक है, 10 2 12 और 6 18 18 19 20 29 29 हो रहा है। ये होना चाहिए था बेसिकली आपका, पर ये ऐसा नहीं होता। कॉपर आपका एक्सेप्शन में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3D में 10 होते हैं और 4s में 1 होता है। आर्गन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको यहाँ तक 18 तक जो एलिमेंट्स होंगे वो आर्गन होता है। आर्गन आपका होता है जो नियरेस्ट आपका नोबल गेस्ट होता है। तो नोबल गेस्ट नियरेस्ट जो यहाँ पे पड़ेगा आपका कॉपर के पास वाले, इससे जो 3D सीरीज में होंगे ना जितने भी, वो आर्गन से स्टार्ट होंगे, क्योंकि नियरेस्ट वो आपका नोबल गेस्ट है जो कि स्टेबल होता है। तो आर्गन आप लिख दोगे सिंपल, और 3D 10 4s 1 लिख दोगे, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से। तो 1s 2s 2p इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आर्गन 3D 10। द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आपका देखो, जो हम समझ रहे थे आफबाउ रूल के हिसाब से, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था वो आना चाहिए था ऑर्गन 3D 9 4s 2 आना चाहिए था, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल।
एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को हम 4s ऑर्बिटल से 3d में ले आते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इनके पास, इसीलिए हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से 3d में लेकर के आ जाते हैं, जिससे कॉन्फ़िगरेशन हमारा 3d10 4s1 हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल हो जाता है। इसकी वजह से 3d10 कॉपर शो करता है, ठीक है, फुल्ली फिल्ड होते हैं। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हो गया आपका और इसका बी पार्ट करते हैं। अ येलो बल्ब जनरेट 2.6 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटोन्स, ठीक है। आपके नंबर ऑफ फोटोन्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आप लिख लीजिए, जो गिवन होता है उसे लिख लेना। नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर 20। लैम्डा दिया हुआ यानी वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ आपको दी हुई है 560 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट टोटल एनर्जी, कितनी एनर्जी जनरेट की है, तो आपको एनर्जी याद होना चाहिए किस तरीके से आप एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या गिवन है वो आप लिख सकते हो। वेवलेंथ मैंने आपको बताया था 560 नैनोमीटर, नैनोमीटर को 10 टू द पावर -9 होता है बेसिकली, ठीक है, मीटर में। नंबर ऑफ फोटोन्स भी दिया हुआ है, दोनों दे रखा है। अब हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला एक ही होता है, hc/लैम्डा होता है, ठीक है। क्या होता है, hc/लैम्डा होता है, hc/लैम्डा होता है। अब आपको प्लैंक कांस्टेंट का आपको याद होगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये आपका क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट है। इसका इतनी वैल्यू होती है बेसिकली। c है आपकी स्पीड ऑफ लाइट और 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, वैसे नीट वालों को लिए बताया जाता है सिंपल कैलकुलेशन, एक फोटोन की एनर्जी के लिए आप ये लिखते हो, ठीक है। लेकिन आपको कितना चाहिए, 2 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटोन की एनर्जी के लिए, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, ये आप लिख देना, ठीक है, किसमें, पेपर में, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम नहीं है ये बेसिकली, कि आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं आपको बता। अगर नैनोमीटर में आपको लैम्डा दे रखा है, ठीक है, लैम्डा नैनोमीटर में है, आपको नैनोमीटर में आंसर निकालना है, तो आपका होता है 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, ठीक है। ये आप लिख सकते हो कोने में, जिसने नीट की तैयारी करी होगी उसको पता होगा, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू आई है ना, इन दोनों की सॉल्यूशन से आई है, 1240 इन दोनों को सॉल्व करके आया। अब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटे में आपको पार्ट ए करना होता है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, पर ये वैल्यूज आप लिख के दिखा देना, ठीक है। साइड में ये फॉर्मूला लगा लेना और लैम्डा इन नैनोमीटर कितना दे रखा है आपको, ठीक है, वो करके फिर आप सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। नैनोमीटर में मान लो आर्मस्ट्रॉन्ग में आपको निकालना हो, तो पता है क्या करना, 12400 कर देना, बस सिंपल, और लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स। अब एनर्जी ऑफ फोटोन आप निकाल लो एक फोटोन का, ठीक है, ये लिखोगे डिवाइडेड बाय ये, यानी कि ये दोनों जो आप लिख रहे हो ना, ये 1240 ही है, ठीक है, डिवाइड बाय 560। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। जब आप इस एनर्जी ऑफ 1 फोटोन को निकाल लोगे, तब आपको कितने एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर इतने, ठीक है, 2.6 इंटू 10 टू द पावर 20। तो जो आंसर आएगा उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देना सिंपली, ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चल लेते हैं। 3 पे आपका है डिस्क्राइब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है डायग्राम के साथ, ठीक है। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है, देखो शेप्स बताने ऑल डी ऑर्बिटल्स का। देखो शेप पता होना चाहिए आपका, जो आपका एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल इन शेप, पी ऑर्बिटल आपका डम्बल शेप, ठीक है, पी एक्स अलग होता है, पी वाई अलग होता है, पी जेड अलग होगा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। डी के पास भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, डी जो होता है वो डबल डम्बल होता है, ठीक है, इस तरीके से डबल डम्बल शेप होता है। शेप आपका रखना है, डी ऑर्बिटल्स के सारे शेप है, डी एक्स वाई स्क्वायर जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, काफ़ी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, तो उसके सबके शेप बताने हैं आपको, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मान लो आपके पास ये एक मेटल का सरफेस है, ठीक है, ठीक है, मेटल सरफेस, आपने क्या किया, एक फोटोन मारा, इस सरफेस पे फोटोन मारा। फोटोन क्या होता है, एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स के फॉर्म में एक ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है। आपने एक मेटल सरफेस पे इस एनर्जी को मारा, आप जैसे ही मारोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, ठीक है, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटोन्स मारने पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उस इफेक्ट को। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। मेटल सरफेस से जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप लाइट मार रहे हो किसी भी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से मार रहे हो या फोटोन्स मार रहे हो उसके ऊपर, उसके बाद जो एमिशन होता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये देखो अभी जो मैंने आपको बताया सेम इंसिडेंट लाइट आ रही है ऊपर से, और ये आपके मेटल की सरफेस है। ये जो माइनस का चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
यहाँ से निकल लें। इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, दैट इज दिस फिनोमेना इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, थ्रेशोल्ड, एक मिनट। इसके अंदर कई फ्रीक्वेंसी होती हैं, आप देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिखेंगे। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए जाते हैं, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और लाइट की इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होते हैं। एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, जितनी लाइट पड़ेगी उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, तो लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। शेप की बात करें अगर, तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है उसके 5 टाइप के होते हैं डी ऑर्बिटल। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद करना है इसको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, मैंने अपने वीपीटी वालों को पढ़ा दिया है ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। तो ये डी ऑर्बिटल्स हैं, इन सब की आपको शेप डी एक्स वाई प्लेन में, डी वाई जेड प्लेन में, डी एक्स जेड प्लेन में, फिर जेड स्क्वायर कैसे बनाओगे, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको शेप दे रखे हैं, देखो। देखो डी एक्स वाई, ये आपका एक्स है, एक वाई है। ठीक है, तो आपने एक एक्स में बनाया एक डंबल आपने एक्स में बनाया, ये देखो बीचों बीच बनता है, एक्सिस पे मत बनाना। ठीक है, बीचों बीच। अब देखो ये लाइन है, ये लाइन है, तो आप ना यहाँ पे नहीं बना सकते इस तरीके से। ठीक है, ये एक्सिस पे बनता है, आपका पी में बनता है, को बीचों बीच बनाने होते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल डंबल है। यहाँ पे देखो वाई जेड, ये वाई मान लिया और ये ऊपर वाला जेड में, आप कोई भी प्लेन मान लो। ठीक है, तो एक वाई में बनाना, एक जेड में बनाना। ठीक है, डी जेड एक्स, एक को जेड मान लो, एक को एक्स मान लो, सेम लग रहे हैं ना, बिल्कुल हाँ सेम ही लगते हैं। ठीक है, डी जेड स्क्वायर, देखो जेड स्क्वायर किस तरीके से बना हुआ है, यानी जेड पे ही ना, तो एक एक्सिस पे, जेड की एक्सिस पे ध्यान रखना कि एक्सिस पे कौन सा बन रहा है, जेड एक्सिस। और फिर एक जो इस तरीके से गोला है ना, यानी कि ये डी जेड स्क्वायर है। ठीक है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये वाला है। ठीक है, जिसे आपको इस पर बनाना है एक्सिस पे, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये शेप है, शेप को आप लोग एक बार कर लेना। ठीक है, ये बस आपको दिया हुआ है कि जो आपका डी एक्स वाई 4 लोब्स बनेंगे एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड वाले पे वाई जेड प्लेन में बनेंगे 4 लोब, एक्स जेड में एक्स जेड प्लेन में बनेगा 4 लोब, डी जेड में डबल शेप के बनेंगे जेड एक्सिस पे, है ना, और एक रिंग भी बनेगा एक्स वाई प्लेन में। डी इसमें 4 लोब बनेंगे एक्स वाई प्लेन में, लॉब्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ करूँ इसीलिए आपकी वीडियो लंबी होती है, ओके थोड़ी सी। तो अगर आप सिर्फ चाहते हो कि मैं इस तरीके से स्क्रॉल करके चली जाऊँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ, तो और आसान है मेरे लिए। आपको बताना है लुईस स्ट्रक्चर SF4 मॉलिक्यूल का, इसमें स्टेप्स भी बताने हैं। फिर आपको इसके बी पार्ट में बताना है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था बेसिकली। ठीक है, लुईस ने स्ट्रक्चर दिए थे ना सबके, वही है। लुईस स्ट्रक्चर देखो, स्टेप टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले तो बता दो कि सल्फर के पास कितनी वैलेंसी है। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ईच फ्लोरीन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले काउंट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 तो आपके सल्फर पे है और 4 फ्लोरीन लगे हुए, यानी 34 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। उसके बाद क्या करना है, दूसरे पे सेंट्रल एटम डिटरमाइन करो कौन सा है। तो आपको पता है SF4 जो कम नंबर पे होता है वो आपका सेंटर, सल्फर होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो ये सेंट्रल एटम है। फिर एटम को एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। फिर आप क्या करोगे, जो सल्फर है आपका उसको 4 फ्लोरीन से कनेक्ट कर दोगे, ऐसे ये फ्लोरीन है सिंगल बॉन्ड से, दिस यूजेज 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपको ऑक्टेट के हिसाब से बताना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 26 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स अराउंड द फ्लोरीन एटम्स, लोन पेयर की शक्ल में, यानी कि इस तरीके से पॉइंट पॉइंट बना के आपको लिखना है। 6 मोर इलेक्ट्रॉन भी, और फिर उसके बाद कंप्लीट करेंगे ऑक्टेट को। ठीक, चलिए फिर ऑक्टेट रूल को चेक करोगे आप कि फ्लोरीन के पास कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट या नहीं। सल्फर के पास 10 इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ, एक्सेप्शन होता है ऑक्टेट रूल का, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके थर्ड पीरियड में आते हैं। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, सल्फर हैज़ 1 लोन पेयर, और सल्फर के पास 1 लोन पेयर बेसिकली होता है। बस इस तरीके से आपको बनाना है लुईस स्ट्रक्चर। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर।
इन्होंने बोला कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, उनके चारों क्वांटम नंबर्स बराबर नहीं होते, यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आपके एक ऑर्बिट में, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मान लो आपका ये है पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिट्स होते हैं ना, तो इस एक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दोनों का अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस स्पिन में तो एक उल्टी स्पिन में होना चाहिए। ये बोलना चाहते हैं कि सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एटम में, उसके पास चारों क्वांटम नंबर्स बराबर नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मोर देन ऑफ, आपको बताना है कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। जो आपका नाइट्रोजन है ना, उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन से, उसका रीजन बताना है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम की कम होती है लिथियम से, ऐसा क्यों, उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो जिसने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ी है, ट्रेंड्स पढ़े हैं, उसको अच्छे से आएगा। फिर आपको बताना है ईगन फंक्शन एंड ईगन वैल्यूज़ को, ये क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको मैंने एक साथ इसलिए बताया ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आंसर कर लें चल करके, है ना, बार बार आना पड़ता है यहाँ पर भी। चलो, आयनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का कितना नंबर होता है बेसिकली आपके पास 7 होता है। तो 1s2 2s2 2p3 होता है। हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पी ऑर्बिटल्स क्या है, पी में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो 6, और ये क्या है 3। हाफ फील्ड वाला ज़्यादा है, हाफ फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फील्ड ऑर्बिटल रिक्वायर्स मोर एनर्जी। तो अगर हम हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फिर फुली फील्ड ऑर्बिटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि वो स्टेबल है ना। टू रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पार्शियली फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। हैंस आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की इसी वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब कार्बन में देखो 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन में देखो 2p4, ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए हाफ फील्ड में से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे ना बेसिकली, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्ची होगी, ठीक है। एनर्जी कम खर्च हो, इस वजह से आपका एन में जो होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, एन मतलब नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, सीजियम की क्यों कम होती है लिथियम से। आप देखो, आपको अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूँ, ये ग्रुप नंबर 1 है, यानी कि आपका ग्रुप नंबर 1 होता है ना, एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 है ये। ली ना कब्र से फरार, ठीक है। ये आपका ग्रुप नंबर 1 है, इसकी ट्रिक बता रही थी मैं, लीना कब्र से फरार, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम, ठीक है। रुबीडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम। तो फ्रांसियम आपका रेडियो एक्टिव होता है तो उसको कंसिडर नहीं करते, सीजियम आपका पीछे आ रहा है। तो अगर हम टॉप टू डाउन जाते हैं ना, ठीक है, बॉटम में जाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो इसके हिसाब से लिथियम आपका सबसे छोटा हो जाता है और सीजियम आपका सबसे बड़ा हो जाता है। तो सीजियम का लार्जर एटॉमिक साइज होता है एज कम्पेयर टू लिथियम। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सीजियम में फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं। अब सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, एकदम मोटू है, तो ये न्यूक्लियस है और ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है बहुत साइज है यार, साइज होने की वजह से बहुत ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस से। लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से एक लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम है। देयरफॉर इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, तो इनको लेस एनर्जी चाहिए रिमूव करने के लिए सीजियम एज कम्पेयर टू लिथियम, इसीलिए इनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है एज कम्पेयर टू लिथियम, ठीक है। ईगन फंक्शन क्या होता है, ईगन वैल्यूज़ क्या होती है। एक क्वांटम मैकेनिक्स से ईगन फंक्शन मैथमेटिकली फंक्शन होता है जिसमें हम सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। पॉसिबल स्टेट का है बेसिकली दैट अ सिस्टम कैन ऑक्यूपाई, ठीक है। ईगन वैल्यू क्या होती है, ऑब्टेन्ड व्हेन अ मैथमेटिकली ऑपरेटर एंड ईगन फंक्शन। ईगन वैल्यू रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करती है, लाइक एनर्जी है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, तो उसको देखने के लिए आपकी ईगन वैल्यूज़ लगती हैं, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 भी हो गया ना, हाँ नहीं 6 नहीं हुआ यार, 5 हुआ है। एक्सप्लेन, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड। SF6 में आपको बताना है कि बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है, इसको करना है। AlF3 के पास मेल्टिंग पॉइंट होती है 1290 डिग्री सेल्सियस और AlI3, ठीक है, के पास मेल्टिंग पॉइंट होता है 190। तो रीज़न बताना है और बताना है रेडियस रेशियो क्या होता है और इसका क्या यूज़ है। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्या क्या बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव अहेड।
चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर। तो अगर हम बात करें कि SF6 आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड के पास 6 फ्लोरीन एटम्स हैं और सेंट्रल मेटल एटम इसका S है, ठीक है। तो अगर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की बात करूं तो आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ बेसिकली, जो मैं अपने BPT वालों को पढ़ाती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो आप सबसे पहले देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, जो सेंट्रल मेटल आइटम है, ठीक है, जैसे कि आपका सल्फर है। उसके बाद प्लस में आपको देखना है कि कितने सराउंडिंग एटम्स लगे हुए हैं उसके पास, ठीक है, कितने सराउंडिंग एटम लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस में करना है, अगर चार्ज है प्लस का तो कैटायन एनायन, और अगर एनायन है या फिर कैटायन है तो इस तरीके से होता है। अब देखो कैटायन एनायन है नहीं तो हमें क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। सल्फर का वैलेंसी कितना होती है 6, सराउंडिंग एटम कितने लगे हुए हैं इसके पास 6 लगे हुए हैं ना, यानी कि 12। इसको हम बोलते हैं स्टीरिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं, स्टीरिक नंबर बोलते हैं, ठीक है, स्टीरिक नंबर। आप SN से देख लो। तो स्टीरिक नंबर अगर 12 आ रहा है तो आप कैसे करोगे, एक सेकेंड, 12 आ रहा है sp3d2, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। स्टीरिक नंबर पहले निकालोगे। स्टीरिक नंबर क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, उसका फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। हाफ V प्लस M, V मतलब वैलेंसी, M मतलब मोनोवैलेंट एटम होना चाहिए। कौन से एटम अगर लगे हो तो हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। M आपका मोनोवैलेंट यानी सराउंडिंग एटम कितने लगे हो, माइनस कैटाइन प्लस एनायन, अगर कैटाइन लगा है तो। अगर स्टीरिक नंबर 2 आ रहा है तो SP, अगर स्टीरिक नंबर 3 आ रहा है तो SP2, अगर स्टीरिक नंबर 4 आ रहा है तो SP3, 5 आ रहा है SP3D, 6 आ रहा है SP3D2 और 7 आ रहा है तो SP3DT। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे कराए थे अपने बच्चों को, मैं आपको SF6 का भी मैंने कराया था उनको, है ना। SF4, ये देखो SF6 का है ना आपका, देखो। अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं सबसे पहले हाफ, उसके बाद कितनी वैलेंसी है सल्फर पे, सल्फर की कितनी वैलेंसी होती है 6, तो मैंने 6 लगा दी। प्लस में मोनोवैलेंट एटम है, आपको पता है कि फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, कितने फ्लोरीन लगे 6, तो मैंने 6 लगा दिया। माइनस चार्ज तो कोई सा भी नहीं है, 6 + 6 = 12 और हाफ से करोगे तो 6 आ जाएगा। अगर 6 स्टीरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ भी, किसी का भी अगर मॉलिक्यूल का वैसे हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया है, तो इस फॉर्मूले को लिख लेना। स्टीरिक नंबर निकाल के जितने नंबर आएंगे इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए, दिस इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 1 s ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, 3 p ऑर्बिटल्स हैं एंड 2 d ऑर्बिटल है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज ऑक्टाहेड्रली, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, 6 सिग्मा बॉन्ड्स लगे हुए हैं, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। आपको बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट AlF3 एंड AlI3। AlF3 हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है AlI3 से, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड लगे हुए हैं हमारे किसमें, AlF3 के पास। फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू आयोडीन, इसके पास लार्जर चार्ज डिफरेंस होता है एल्यूमिनियम पे और फ्लोरीन पे एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम एंड आयोडीन पे, इसीलिए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है आयंस के बीच में, इसीलिए इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब AlI3 में लोअर मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि वीक आयनिक बॉन्ड है, लार्ज साइज होता है आयन का एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, जिससे वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं बिटवीन द आयंस, ठीक है, जिससे इसका लोअर होता है। रेडियस रेशियो क्या होता है, बेसिकली रेडियस रेशियो आपकी एक ऐसी रेशियो होती है कैटायन टू द रेडियस, ठीक है, द रेशियो ऑफ इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कैटायन द रेडियस ऑफ द एनायन, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटायन का और रेडियस ऑफ एनायन के रेशियो को हम रेडियस रेशियो कहते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं टू प्रेडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करने के लिए और क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरीके से आयनिक कंपाउंड में उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। चलिए देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी हम A पार्ट ही कर रहे हैं यार। चलो, अब यहाँ पे आपको बताना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है, ठीक है। O2 O2 माइनस O2 2 माइनस O2 प्लस, ठीक है। विच ऑफ दीज इज डायमैग्नेटिक, इसमें से बताना है कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा नहीं, ठीक है। डायमैग्नेटिक की बात करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको याद करना पड़ेगा किस तरीके से आप जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है वही 2, यानी इसका कितना नंबर है 16, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यार इसने स्टार नहीं लिखा,
सिग्मा 2pz, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना। देन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर को तो मैं कैलकुलेट करना आपको बता देती हूँ। O2 है आपका यानी कि 16 नंबर पे, आपको याद रखना अगर 14 नंबर है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। फिर 15, फिर 16, ऊपर जाओ 13, 12, 11, 0.5 कम कर दो तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। एक मिनट, कोई खाली सा स्पेस लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको ना बताने कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन पे 8 नंबर होता है, 8 एटॉमिक नंबर, 2 ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएंगे, 16। आपको याद रखना है जो 14 अगर किसी का नंबर आ रहा है, ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेट करना, 14 अगर नंबर आ रहा है किसी का तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। फिर 15, 16, फिर 17 और नीचे 18 भी लिख लो। उसके ऊपर जाओगे 13, 12, 11, ठीक है। 0.5 यहाँ भी कम करोगे, 0.5 यहाँ भी कम करोगे, देखो 2.5, इधर भी 2.5 और कम करो 2, इधर भी 2 और कम करो 1.5, ठीक है, इधर 1.5 और कम करो 1, इधर भी 1.5 और कम करो 1। इस तरीके से होगा। तो आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी यार। ठीक है, अब देखो O2 का 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका नंबर 16 आ रहा है और 16 पे मैंने आपको बताया ना कि 14 पे 3 है तो 16 पे 2 हो जाएगा। O2 2 माइनस का क्या मतलब है, 16 अगर माइनस होता है यानी कि +1 यानी 17, 17 पे कितना आएगा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। O2 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस जो लगे होते हैं ना चार्ज वो ऐड हो जाते हैं। तो अगर इसका 16 है प्लस में 2 कर दो यानी 18, 18 का क्या है 1 हो जाएगा। उसके बाद O2 2 प्लस है यानी आपका 16 है, अगर प्लस है तो यानी कि -1, तो -1 निकाल दो 15, 15 पे क्या आ रहा था 2.5 आ रहा था। ये आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा ये आप देख लेना सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार, पहला सिग्मा आएगा फिर एक बॉन्डिंग आता है, इसको हम जो स्टार लग जाता है ना उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो पहले सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, सिग्मा 2pz पाई, फिर पाई स्टार, ठीक है, यहाँ पे पाई स्टार। इस तरीके से आपको सारा देखना है। जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक नहीं होगा, वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जिसमें पेयर्ड होंगे वो आपका डायमैग्नेटिक। O2 2 माइनस में आपका डायमैग्नेट है क्योंकि इसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है एंड डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सबका दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आपका पार्ट बी आ चुका है, यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर ए में है कि वाई इज CH3NH2 स्ट्रॉन्गर बेस होता है एज कम्पेयर टू C6H5NH2। ये आपका एक एरोमेटिक है, सॉरी एलिफेटिक। C6H5 आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हुआ है तो वो आपका बेस होता है, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस नहीं है। लेकिन आपके पास अगर एक कार्बन है उसके ऊपर CH3 है एक मॉलिक्यूल, उसके ऊपर NH2 लगा है तो आपका होता है। तो मिथाइल अमीन होता है बेसिकली, ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है एनिलीन से। क्यों कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो होता है मिथाइल ग्रुप का वो बहुत ही अच्छा होता है। मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है नाइट्रोजन एटम पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। इसी वजह से इसकी ज़्यादा बेसिसिटी होती है एज कम्पेयर टू C6H5। अब इसमें देखो लोन पेयर प्रेजेंट है इसके एन पे, ठीक है। रेजोनेंस कर सकते हैं बेंजीन, तो इनकी एबिलिटी होती है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, रेजोनेंस से स्टेबल बनेंगे, इसीलिए बेसिक कैरेक्टर इनका कम होता है, ठीक है। इसके बी पार्ट में देखो बेंजोइक एसिड आपकी वीकर होती है देन सैलिसिलिक एसिड। ऐसा क्यों है, आपको ये रीजन वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। सैलिसिलिक एसिड के पास हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि बेंजीन रिंग से अटैच होता है और ऑर्थो पोजीशन पे होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो होगी बेस की, कंजुगेट बेस की, उसको इंक्रीज कर देते हैं। अब ये जब कंजुगेट को इंक्रीज करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड जो होगा स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाएगा एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड, इसीलिए ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। अब इनके पास बेंजोइक एसिड के पास इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती ही नहीं है, जिससे लेस स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। 9th में आपको बताना है R और S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। R कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, S कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, इन सब में बताना है। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो इसमें आपको ये दिया हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर, इसमें आपको बताना है कि कौन सा R है कौन सा S है, ठीक है, इन तीनों में से, ओके। फिर B में आपको क्या करना है,
राइट द न्यूमान प्रोजेक्शन ऑफ एंटी एंड एक्लिप्स कन्फर्मेशन। आपको एन ब्यूटेन का एक्लिप्स और एंटी कन्फर्मेशन बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम 10th पे आएंगे, ठीक है। चलो पहले ये वाला कर लेते हैं। टू असाइन आर एस, हमको क्या होना चाहिए, ग्रुप अटैच टू द कायरल कार्बन बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर पे जो करेक्ट अटैच होता है उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस, देन वी डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिमेनिंग ग्रुप्स 1 2 3। इफ ऑर्डर इज क्लॉकवाइज इट्स आर, तो हम 1 2 3 नंबर देंगे। अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो वो आर हो जाएगा, अगर उल्टे की तरफ आ रहा है तो वो एस हो जाएगा। तो पहला वाला जो है ना, पहले ओ को हम नंबर देंगे 1 2 3 4, तो ये क्लॉकवाइज आएगा तो आर, ठीक है। फिर इस वाले में देखोगे तो इसमें एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये वाला है, तो इसमें ये वाला आपका आर कॉन्फ़िगरेशन है। और एक बार ये न्यूमान प्रोजेक्शन इसको देख लेना, एक्लिप्स कैसे बनता है और न्यूमान कैसे बनता है, ठीक है। ये पीडीएफ में शो कर रही हूँ, इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक्लिप्स्ड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको पहले मैंने दिखाया था, RX यानी कि आप एल्काइल हैलाइड को जब NH3 से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, तो प्राइमरी अमीन बनता है। इसको हम एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया कहते हैं, ठीक है। जब C6H6 को आप क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हो विद द हेल्प ऑफ FeCl3 तो आपके पास बनता है C6H5, आपका बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाता है, दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। फिर आपका थर्ड वाला देखो, जब आप एक मिथेन को Cl2 से रिएक्शन करा दो तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है और HCl निकल जाता है, तो इसे हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कहते हैं, ठीक है। बी पार्ट में देखो क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में 10 ये रहा, गिव वन एग्जाम्पल। अच्छा, आपको बताना है, एक एक एग्जाम्पल देना है, लुईस एसिड और लुईस बेस का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे आपका, इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। फिर आपको रेट्रो डेलिस एल्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देना है। सी पार्ट में आपको बताना है नेप्थलीन का स्ट्रक्चर इन पाइरिडीन का, ठीक है। चलो इसको साथ में ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बी में आपको लुईस एसिड एंड लुईस बेस का एक एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये हमने कर लिया, लुईस एसिड होता है BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, लुईस बेस है आपका अमोनिया, ठीक है। एक एक एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है स्टेबिलिटी, इन दोनों में से किसके ज़्यादा। एसिटाइलिन मोर स्टेबल होता है दैन इथाइलिन, क्योंकि इनके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड आपका हायर बॉन्ड ऑर्डर होता है और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी दिखाते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ज़्यादा होते हैं। रिट्रोडाइलिस एल्डर रिएक्शन का आपको बताना है थर्मल कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सिन टू 1,3-ब्यूटाडाइन एंड इथाइलिन इज एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोडाइल्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है नेप्थलीन एंड पायरिडीन का स्ट्रक्चर। तो देखो ये पायरिड स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर और ये पायरिडीन, ठीक है। ये नेप्थलीन डबल रिंग और ये पायरिडीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बताने हैं, ठीक है। चलो एक बार हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। राइट द प्रोडक्ट्स, आपको इनका प्रोडक्ट्स लिखना है, ठीक है। लाइक आप डिहाइड्रेशन करते हो 2-ब्यूटेनॉल को तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, अगर आप HBr एडिशन करते हो इसमें तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है। बी में आपको बताना है इसमें से Z और E कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, Z और E कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपका 13 आ जाएगा देन 14 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम 12 कर लेते हैं, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन, क्योंकि अगर मैं थोड़ी बहुत मेहनत करूँ तो आप ये PDF परचेज कर सकते हो, बहुत ही सस्ती PDF है यार, ले सकते हो आप, है ना। प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटेनॉल, अगर आप ब्यूटेनॉल को डिहाइड्रेशन करते हो तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा ना डिहाइड्रेशन, तो 2-ब्यूटेन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। HBr को इसमें ऐड कर देते हो ना तो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा 2-ब्रोमोपेंटेन, यानी दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे आके ब्रोमीन जुड़ जाएगा, 2-ब्रोमोपेंटेन, दैट इज फॉलो मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। ZE कॉन्फ़िगरेशन हमको क्या होता है, ग्रुप को जो अटैच होते हैं ना कार्बन डबल बॉन्ड से, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। हायर प्रायोरिटी हम देंगे सेम साइड पे, उसको Z देंगे, अपोजिट होगा तो उसको E दे देंगे। अब प्रायोरिटी पहले ग्रुप पे देखो OH है, जैसे कि आपका प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अदर कार्बन OH, हायर प्रायोरिटी आपको O को मिल रहा है, देखो OH OH O, तो ये आपका सेम साइड पे अगर लगे होंगे तो उसे Z कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे और अलग साइड पे लगे होंगे तो उसको R कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे।
जैसे कि आपको क्वेश्चन में इसमें नहीं ढंग से दिखा नहीं रखा, क्वेश्चन पेपर में दिखा रखा है। ये देखो, OH और यहाँ पे OH प्रेजेंट है, ये इधर का Z हो गया, ठीक है। हाँ सॉरी, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी एक ही शॉर्ट में मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ यार, कि ना आपको डिटेल के साथ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा बेसिकली, है ना। केमिस्ट्री इतनी ईजी नहीं है। 13 में देखो, स्टीरियो आइसोमर्स बताना है आपको टार्टेरिक एसिड का, और फिर एनांशियोमर एंड डाइजेस्ट स्टीरियोमर्स को क्लासीफाई करना है। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल लिखना है आपको इसमें। 14 भी देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्ट आंसर कर लेंगे। आपको कन्वर्ट करना है, किस तरीके से कन्वर्ट करोगे इथाइन को प्रोपाइन में। आपको यहाँ पे रिएजेंट दे रखे हैं, NaNH2 डालोगे तब कैसे करोगे, RMgx डालोगे तब कैसे करोगे। यहाँ पे बेसिकली इन दोनों में आपको प्रोडक्ट बताने हैं। 3rd में आपको बताना है एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो एरोमेटिक हमेशा आता है आपका, ठीक है, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहे हैं हम। स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड के पास 2 कायरल कार्बन्स होते हैं, 4 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। डी टार्केटरिक एसिड, एल टार, ये डी फॉर्म है, एक एल होता है, इनांशियोमर, मिरर इमेज बनाते हैं एक दूसरे का। एक होता है मीजो टार्टेरिक एसिड, एक कायरल डाई स्टीरियोमर होता है, डी एंड एल फॉर्म बनाता है, ठीक है। ये देखो, इसके फॉर्म देख लेना है, डी एंड एल फॉर्म, ठीक है आपका। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, इसको लिख के, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेसिकली। न्यूक्लियोफाइल आपकी एक ऐसी स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं, लाइक OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक कार्बोकटाइन, जैसे CH3+, ठीक है। 14 में आपको इथाइन से बनाना है प्रोपाइन। अगर आप NaNH2 डालते हो तो क्या होगा, इथाइन रिएक्ट कराओगे NaNH2 से तो आपका सोडियम एसिटाइलेट बनेगा। फिर सोडियम एसिटाइलेट को आप CH3Br यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराओगे, प्रोपाइन बन जाएगा। RMgx से अगर रिएक्शन कराओगे तो पहले बनेगा ग्रिग्नाग रिएजेंट, उसके ग्रिग्नाग रिएजेंट को आप मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट कराओगे तो आपका प्रोपाइन बन जाएगा, सिंपली, ठीक है। इसके बी में आपको प्रोडक्ट लिखना है। जब आप इथाइन को वाटर से रिएक्ट कराते हो तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, किसके प्रेजेंस में, HgSO4। तो आप रिएक्शन करके दिखा देना, HgSO4। और यहाँ पे अगर आप ये रिएक्शन कराते हो, ओजोनोलिसिस कराते हो, ओजोनोलिसिस का मतलब इस बॉन्ड को तोड़ दो, एक लड्डू इसको दे दो, एक लड्डू इसको दे दो, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH2 एसीटोन बनेगा, दूसरी साइड भी एसीटोन बनेगा, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन बन जाते हैं। कंपाउंड 3 साइक्लिक प्लेनर, ठीक है। अब इन जो आपको मैंने कंपाउंड दिखाए थे आपको 3rd में, तो आपको बताना है कि कौन सा है। पहला वाला साइक्लिक है, ठीक है, दूसरा प्लेनर है, तीसरा कंजुगेटेड सिस्टम में। कैसे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड A आपका पहला वाला बताना था कि एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक है यानी कि ये सारे के सारे हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, 2n+2 पाई, है ना, 2n+2 पाई हकल्स रूल फॉलो करता है। जिसने हकल्स रूल्स नहीं देखा वो मेरे केमिस्ट्री 133 वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं, हकल्स रूल को फॉलो करेगा। नॉन एरोमेटिक है यानी नहीं फॉलो कर रहा है। एंटी एरोमेटिक है यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो नहीं, हमारे पास 2n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक है, बाकी वाले एरोमेटिक नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपका पेपर डन हो चुका है। नेक्स्ट हम पेपर लाएंगे इसका और भी, ठीक है। जून 24 का भी कराऊंगी मैं, उसका मुझे सॉल्व करना है अभी, क्योंकि मैं सॉल्व करती हूँ खुद से ही आपकी, ठीक है। तो आपको क्या करना है यार, परचेज़ कर सकते हो आप मेरा, परचेज़ कर सकते हो ये PDF अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे, वरना मैं यूट्यूब पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख के अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट में। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है दूसरों में, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।